हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि यह चैप्टर आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। और अगर आप भी इस चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो स्टूडेंट, हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ी है इस वीडियो को बनाने में। तो इस वीडियो का टारगेट है 1000 यानी कि 1000 लाइक्स का। तो लाइक्स आप लोग करेंगे तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं हर चैप्टर को एक ही वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे, अच्छे से रिस्पांस अच्छा आएगा तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका है वैद्युत आवेश। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होता क्या है? जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसी को मत लिखिएगा, क्योंकि इसके कई डेफिनेशन हैं। जैसे एक डेफिनेशन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि वैद्युत आवेश वह वैद्युतमय शक्ति है जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, वो वैद्युत आवेश जो है वो वस्तु का ऐसा गुण होता है जो छोटी से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे अब लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स थे, जिन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो छोटी सी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अभी मैं इसके प्रकार भी बताऊंगा, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, वैद्युत आवेश हमने एक डेफिनेशन और लिखा है फिजिकली, भौतिक विज्ञान की तरफ से, कि धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आपका सही है। ठीक है, इसके कई डेफिनेशन है। तो धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं, यानी कि आई धारा इंटू टी के गुणनफल को भी हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसे हम डिनोट किससे करते हैं। तो वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जैसे हम बल को एफ से, द्रव्यमान को एम से, उसी प्रकार हम आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। पता होगा, नहीं पता है तो अब पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब चलिए देखते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से हम इसका एक फार्मूला तैयार करते हैं प्रॉपरली। देखिए, क्यू इक्वल टू आवेश, वैद्युत आवेश क्यू इक्वल टू, हमने आपको बताया धारा तथा समय के गुणनफल, यानी कि धारा इंटू समय। ठीक है, अब आपको पता होगा, मैंने भी बताया है कि धारा को हम लिखते हैं आई से। ठीक है, आई इंटू टी, यानी कि धारा और समय। तो यहां पर एक फार्मूला हमें मिल गया, क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, आई टी, तो ये आपका हो गया एक फार्मूला, जहां पर आई है आपका धारा, टी है समय, क्यू है आवेश। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन भी हो चुका है। तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो आपका फार्मूला आ गया। एक फार्मूला मैं यहाँ पर और आपको बता दूं कि Q इक्वल टू एन ई भी होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकली पूछा जाता है। जैसे Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो इतना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं। अब देखिए, जब आपको फार्मूला पता हो गया तो आपको मात्रक निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब हम मात्रक भी देख लेते हैं। तो मात्रक क्या होगा इसका बताइए। क्यों है आपका आवेश, आवेश बराबर होता है आई इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं आई का मात्रक, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और आपका होता है यहाँ पर टी से क्या है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक होता है आवेश का एम्पियर सेकंड, या इसी को हम कहते हैं कूलाम। तो क्यू का मात्रक आप लोगों ने कूलाम ज्यादातर सुना होगा, लेकिन एम्पियर सेकंड भी इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका इसी को कूलाम कहते हैं। तो कूलाम होता है आवेश का मात्रक। समझ में आया? अब चलिए हम यहाँ पर बीमा भी निकाल लेते हैं। बीमा ही बचा है तो बीमा भी निकाल लेंगे। बीमा क्या होगा पहले समझिए। बीमा जो है आपका ये हो जाएगा Q इक्वल टू, यानी कि इसकी बीमा कैसे, I और T है
तो आई की बीमा क्या होती है आपको पता होना चाहिए। आई की बीमा जो होती है वो एम्पियर है, तो ये होती है, ठीक है। और टी समय की बीमा होती है कैपिटल टी। तो देखिए आवेश की बीमा हो गई ए टी, ठीक है, ये बीमा हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक और टॉपिक यहाँ पर कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो होते हैं वो सिंपली 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर समझिए इस चैप्टर को मैं अलग अलग भी टॉपिक वाइज पढ़ा चुका हूँ, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक में ही बता रहा हूँ। तो देखिए आवेश 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट आपका है और सेकेंड आपका है। फर्स्ट आपका है धन आवेश, धन आवेश, और सेकेंड आपका है ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। धन आवेश जैसे ये धन हो गया, ऋण आवेश ऋण हो गया, ठीक है। 2 प्रकार के आवेश होते हैं। अब सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म को आपको समझना है आवेश के प्रकार में। 2 धन आवेश और धन आवेश हैं, ठीक है। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश हैं, या फिर ऋण आवेश हैं और ऋण आवेश धन आवेश हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसमें जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। आकर्षण का मतलब अपनी तरफ खींचना, दोनों का आपस में मिलना, ठीक है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दोनों दूर भागते हैं। तो देखिए अगर धन आवेश और धन आवेश एक साथ रख दिए जाएं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर प्लस आवेश है, एक माइनस है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। जो समान होंगे, जैसे प्लस प्लस है दोनों तो प्रतिकर्षित, माइनस माइनस है तो ये भी प्रतिकर्षित आपका करेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस प्लस है तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा, इस प्रकार से मैकेनिज्म होता है इसका। धन आवेश और धन आवेश, समजात आवेश यानी कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आया? तो ये था आपका आवेश का पूरा बायोडाटा जो कि मैंने आपको इसमें बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश के बाद हमारा क्या टॉपिक है, वो टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। और आवेश संरक्षण का नियम सिंपली होता क्या है, आवेश संरक्षण के नियम में ये बताया गया है कि वैद्युत आवेश यानी कि Q को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरित किया जा सकता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका है एक आवेश, ठीक है, ये आपका एक वस्तु, ये भी एक वस्तु है। इसमें आपका है धन आवेश से ये वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर है आपका ऋण आवेश, ठीक है। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है आवेश संरक्षण के नियम में कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो प्लस को माइनस यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसे भेज सकते हैं, इसको रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आवेश संरक्षण का नियम इतना ही है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है कूलाम का नियम। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कूलाम्स लॉ, ठीक है। तो ये नियम क्या है, यहां पर हम लिख देते हैं कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलाम का नियम। तो इसे हम कैसे समझें, किस प्रकार से इसको समझें चित्र के साथ, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ये अगला टॉपिक है। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझिए फिर मैं चित्र समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश ले गए हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो आपका रूल था, ठीक है। अब इसे समझें कैसे, इसको समझिए पहले। जैसे देखिए मान लीजिए ये एक आवेश है, ठीक है, और ये एक आवेश है। ये क्या है आपका, ये आवेश है Q1, ये आवेश है आपका Q2, ठीक है। दो आवेश हैं, इनके जो है बीच में डिस्टेंस होगी कुछ, तो इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना है, तो उसको भी हम कर देते हैं डिनोट स्मॉल r से, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, समझ में आया। अब समझिए इसको जो कि इसका नियम है। देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी कि F, ठीक है,
क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो Q1 Q2 हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको हम समझते हैं आगे कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा गया है, तो हम देख लेते हैं Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल किसकी सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से। तो कहा गया है कूलाम के नियम में कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, जैसे Q1 इंटू Q2 इसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि 1/, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r², ठीक है, अगर अनुक्रमानुपाती होता तो r², तो उनके बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/r² लिख देंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या होगा। तो देखिए ये आपके दो हो चुके हैं। अब इसको जब हम आपस में कन्वर्ट करेंगे तो कूलाम का नियम आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, कूलाम का नियम सिंपली समझिए, ठीक है, आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों में सेम है तो अपान r²। इस प्रकार से इस नियम को बताया गया है कि दो आवेशों की मात्राओं Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इतना कूलाम का नियम है। अब इसे हम समझते हैं कैसे। अब यहाँ पर देखिए हमें जब F जब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाएगा जिसे हम डिनोट करते हैं K से, ठीक है। तो K इंटू Q1 Q2 अपान r², ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कूलाम के नियम का फार्मूला और यही है आपके कूलाम का नियम, यही है आपका कूलाम का नियम, ठीक है, कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम का नियम है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर के है क्या, आपका के क्या है, के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। समझ लेते हैं, सबको लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है, ये आपका के है। अब के के बाद आपको क्या समझना है कि के की वैल्यू कितनी होती है, के जो नियतांक है उसकी वैल्यू कितनी होती है। जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया कि एक आवेश है 10 कूलाम का, दूसरा आवेश है 12 कूलाम का, उनके बीच की दूरी 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या निकालिए, बल निकालिए उनके बीच लगने वाला। तो आपको के की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो के की वैल्यू होती है 9.00 इंटू 10⁻⁹ और के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इतना समझ में आपको आ चुका होगा। कूलाम का नियम पूरा जो है मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करा दिया है, ठीक है, यानी कि कूलाम का नियम जो होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, के स्थान पर के = आपका 1/4πε0, ठीक है, इसको हम रख सकते हैं। नियतांक के को हम 1/4πε0 का यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब समझते हैं क्या हो जाएगा फार्मूला। तो अब यहाँ पर जब हम फार्मूला देखेंगे तो F = के स्थान पर हम लिख देंगे 1/4πε0 इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2 अपान r²। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ये भी कूलाम के नियम का फार्मूला है, बस के स्थान पर हमने 1/4πε0 रख दिया है। अब बात करें कि भैया 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी जो वैल्यू है और के की वैल्यू सेम है क्योंकि उसी के स्थान पर हमने इसे रखा है। तो ये आपका वैल्यू यही होगा 1/4πε0 का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ε0 के आप पूछेंगे तो ε0 आपका है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, ε0 जो यहाँ पर है आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था आपका ये टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने अलग से भी पढ़ा है, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं, इससे आपके क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इसका डेरिवेशन है, ठीक है, जो इसका डेरिवेशन है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। डेरिवेशन जो है आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी चैप्टर के डेरिवेशन मैंने पढ़ाए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगला हमारा टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डेफिनेशन क्या होता है, चित्र के साथ कैसे समझें, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इजी है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी कि उसके अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि कोई आवेश है, उस पर जितना बल लग रहा है उसी दोनों के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यानी कि इस रूल से हम देखते हैं क्या है, तो इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, इसको हम, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम ई से, ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं या ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन के हिसाब से इसका फार्मूला लिख देते हैं। डेफिनेशन आपका क्या है, ई इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि बल जो आवेश पर लग रहा है और उस आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस पर मान लीजिए बल आपका लग रहा है एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, ये आपका है अल्पधन परीक्षण आवेश। तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको मैंने अलग से भी पढ़ाया है। तो एक बार डेफिनेशन से समझिए कि क्या कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर यानी कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल एफ और उस आवेश के निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस आवेश के अनुपात को, जैसे क्यू नॉट, ठीक है, समझ में आया। ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, जहाँ एफ है बल, क्यू नॉट है आवेश, अल्पधन परीक्षण आवेश, और ई है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए अब हम एक बात यहाँ पर और समझ लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं मात्रक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका दिया गया है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू नॉट है यानी कि आवेश है, तो आवेश का मात्रक दिया गया कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका हो जाएगा इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसको समझते हैं क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ हम और भूल रहे हैं, उसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर हम भूल रहे हैं बीमा को। बीमा क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया इससे पहले, ठीक है। तो बीमा क्या होगा, बीमा आप लोग सूत्र से निकाल सकते हैं, मात्रक और सूत्र और मात्रक से निकाल सकते हैं। बीमा एफ की बीमा आपको रखनी है, एफ है बल, और बल की बीमा आपकी होती है कितनी, ML_T-2, ठीक है, और क्यू है आपका आवेश, क्यू की बीमा मैंने भी बताई है AT, ठीक है। तो जब आप इसे आपस में डिवाइड करेंगे, बड़ा ब्रैकेट हमेशा रहेगा बीमा में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनली जो बीमा हो जाएगा वो होगा ML_T-3A-1। कैसे हो जाएगा समझिए, बहुत सिंपल है। T-2 है, जब यहाँ से एक T जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। A आपका ऊपर जाएगा तो ML_T-3A-1, ये हो जाएगी इसकी बीमा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बीमा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर हो चुका है, जहाँ ई है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ है बल और क्यू है आवेश, ठीक है, आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब इसको समझते हैं क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इससे पहले आपको समझना होगा वैद्युत द्विध्रुव। तो स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, समझ लीजिए, ठीक है। मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, अब लिख लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक आपको एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ये है आपका एक आवेश, ये है एक आवेश, ठीक है। इस आवेश का नाम हमने दे दिया -Q, इस आवेश के दिया +Q। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, जैसे Q दोनों आवेश है, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश, जैसे इसमें माइनस धन, ये ऋण आवेश है, धन आवेश है, दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए इनके बीच की कुछ दूरी है, तो ये अल्प दूरी पर दोनों स्थित हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको समझ लेते हैं। तो समझ में आया वैद्युत द्विध्रुव कि वैद्युत द्विध्रुव में दो समान आवेश,
ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर आवेश जैसे क्यू बराबर है, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जैसे यहाँ पर ऋण आवेश है, यहाँ पर धन आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल पी से। अब देखिए इनके बीच की अल्प दूरी जो है वो हम मान लेते हैं 2L, ठीक है। 2L है आपकी, इस दोनों के बीच की दूरी जो है आपकी 2L है। तो क्या कहा गया है समझिए, इन दोनों में से किसी एक आवेश को ले लीजिए। तो आवेश जो है आपका उसको हम क्यों ले लेते हैं? क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। और दोनों आवेश के बीच की दूरी अल्प दूरी कितनी है? 2L। तो 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका फार्मूला लिखेंगे स्मॉल p इक्वल टू क्या कहा गया है? किसी एक आवेश, दो आवेश है आपका, इसमें से किसी एक आवेश को ले लीजिए, जैसे मैंने प्लस q को ले लिया, q इंटू उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2L है, इन्हीं के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर हो गया? बस यही है आपका फार्मूला, p इक्वल टू q इंटू 2L। या इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू 2QL। सिंपल है, बात एक ही होगी। तो p इक्वल टू 2QL भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश दोनों में से ले लीजिए, उनके बीच की दूरी ले लीजिए, 2L हमने मानी है, 2L ले लीजिए, ठीक है। इन्हीं के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम डिनोट करते हैं p से, p इक्वल टू q इंटू 2L, ठीक है। तो ये समझ में आया? इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एक चीज़ होता है जो कि आपको बताना जरूरी है, वो है मात्रक। जैसे मैंने सब में बताया तो इसमें भी बताऊंगा। तो मात्रक क्या है इसका? यूनिट। तो यूनिट क्या होगा समझिए, बहुत सिंपल है, क्यू है और इंटू 2L है। तो क्यू है आपका आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और 2L यानी कि L है आपका, ठीक है, बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम मीटर, ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा। या इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं सी कूलाम इंटू एम, CM, ठीक है। तो ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। Q इंटू 2L हमने सूत्र की सहायता से निकाल लिया है, तो कूलाम मीटर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि इसका बीमा क्या होता है। बीमा या बीमीय सूत्र भी इसे कह सकते हैं। तो बीमा आपका हो जाएगा LTA, इसका बीमा हो जाएगा LTA, ठीक है। कूलाम और मीटर है आपका। तो देखिए कूलाम का बीमा क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि AT, तो AT, ठीक है। और मीटर किसका है? L का, तो LTA। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी एक आवेश, उन दोनों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, बीमा होता है LTA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम अपना देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट हमारा जो इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या होता है। तो सही से लिख लीजिएगा, मेरा थोड़ा यहाँ पर अच्छा नहीं लिखा तो आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दीजिए, ELECTRICFLUX, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पहले इसको समझते हैं, चित्र की सहायता से सब कुछ समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें अगर हम किसी पृष्ठ को रख दें तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं गुजरने लगती हैं। उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, जितनी संख्या होगी उसी को हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक पृष्ठ, ठीक है, एक पृष्ठ हमने यहाँ पर ले लिया। मान लीजिए ये एक आपका पृष्ठ है, ठीक है। ये रखा कहाँ है? ये रखा है आपका वैद्युत क्षेत्र में। ये मान लीजिए इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र को क्रिएट किया गया है, तो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें वैद्युत क्षेत्र में एक हमने पृष्ठ को रख दिया है। इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी इस प्रकार से है, ठीक है, एक पृष्ठ है। अब देखिए कहा क्या गया है, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक पृष्ठ रखा गया है। जब वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा जाएगा तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, और वैद्युत बल रेखाएं जो उत्पन्न होगी वो कुछ इस प्रकार से, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से जाएंगी, जैसे यहाँ पर जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इस प्रकार से गई, इस प्रकार से गई, इस प्रकार से, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो देखिए वैद्युत बल रेखाओं की ये होगी आपकी जो है डायरेक्शन, इस प्रकार से आपकी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। ये आपका है एक वैद्युत क्षेत्र, जो इसमें वैद्युत क्षेत्र में अब हम समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है। जब वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को रखा जाएगा तो उसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजरने लगेंगी। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से गुजरेंगी उसी को हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा हम यहाँ पर इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, उस जिसका जो है DA है, ये क्षेत्रफल है DA, यानी कि बहुत छोटा सा लिया है मैंने है। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है यहाँ पे ये जो DA है इसकी दिशा होगी DA, इस प्रकार से वेक्टर। ठीक है, और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजरेगी उसकी दिशा O होगी E। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो है फार्मूला जो होता है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं इसे फाई ई, इसे हम कहते हैं फाई, इसे कहते हैं ई। तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? तो इसे हम डिनोट करते हैं फाई ई से। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसके फार्मूले को समझने से पहले एक डेफिनेशन मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर एक डेफिनेशन इसका और होता है कि स्केलर गुणन, स्केलर गुणन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर से अवयव, ठीक है, अवयव से गुजरने या होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कि अब हम इसे समझते हैं कैसे, क्या मैंने बताया आपको इस चित्र में वो समझिए। स्केलर गुणन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देखिए यहाँ से मैंने दो चीज़ें निकाली हैं, एक यहाँ पर आपका गया है डी ए वेक्टर, एक यहाँ से गया है आपका ई वेक्टर, जो कि एक छोटे से क्षेत्रफल, इस पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल से मैंने दिखाया है कि डी ए वेक्टर उसका क्षेत्रफल है और ई है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो स्केलर गुणन ई इंटू डी ए वेक्टर अवयव से होकर जाने वाला जो है वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब इसका फार्मूला अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा फाई ई, ये वैद्युत फ्लक्स का जो है वो है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं फाई ई से वैद्युत फ्लक्स को। ठीक है, फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर ई, क्या हो जाएगा, आगे लग जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन इस प्रकार से। ठीक है, वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। एक और फार्मूला यहाँ पर निकल कर आ चुका है जो कि है वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, क्या फार्मूला होगा समझिए, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए क्या होगा फार्मूला इसका, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होगा फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, जहाँ ई है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए है अल्पांश क्षेत्रफल, डी ए है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका मात्रक समझते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो आपका होगा वो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका ई इंटू ये, जैसे मैंने आपको बताया ई इंटू ए। अगर आप लोग इसे कन्वर्ट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं ई इंटू ए। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक सिंपली होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। कैसे होगा, इसको फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए लिख सकते हैं, ई इंटू ए। ई का मात्रक होगा आपका, मैंने अभी बताया ई इक्वल टू एफ अपान क्यू न्यूटन प्रति कूलाम। ए का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके मात्रक के बाद इसकी बीमा भी देख लेते हैं। तो इसकी बीमीय सूत्र क्या होगा, बीमा,
तो इसकी बीमा जो होगी वो हो जाएगी आपकी ML3T-3A-1। तो ये आपका हो जाएगा इसकी बीमा, वैद्युत फ्लक्स की बीमा होगी ML3T-3A-1। ठीक है, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो है पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। फाई E = E/dA। ठीक है, उसी में से हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया dA, जिससे होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, तो E/dA। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स। बीमा ML3T-3A-1। इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक आता है, जो मैं लास्ट पढ़ाऊंगा वो क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये आपके समझ में आ चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मैं कह नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग पढ़िएगा। गॉसेस लॉ, ठीक, गॉस का नियम, ये क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ में अगर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो उसे वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का ε0 गुना होता है। इसी को हम कहते हैं गॉस का नियम। ठीक है, क्या होता है समझिए, जो इसमें बताया गया वही आप समझिए। तो वैद्युत फ्लक्स फाई E, तो वैद्युत फ्लक्स कितना है आपका फाई E। ठीक है, फाई E को क्या बताया गया है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही इस नियम में बताया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। फाई E = Q/ε0, बस ये हो गया आपका फार्मूला। बट भैया ये आया कैसे, क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके डेरिवेशन को क्या आप समझना चाहते हैं? अगर हाँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर समझ लीजिए। या फिर आप कहिए यूट्यूब पर गॉस का प्रमेय, सबसे ऊपर मेरा वीडियो आएगा, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए फाई E = क्या कहा गया गॉस के नियम में, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E जो है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई E = Q × 1/ε0। फाई E = हम इसे लिख सकते हैं Q/ε0। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसको अगर आप डेरिवेट करना चाहते हैं, इसका डेरिवेशन समझना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स में बताया। फाई E = E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। ठीक है, = Q/ε0। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं कि फाई E = आपका होता है E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। ये भी होता है, मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स में बताया। ठीक है, फाई E क्या है आपका वैद्युत फ्लक्स, और इसका फार्मूला ये भी होता है गॉस के नियम के हिसाब से। तो ये दोनों आप फार्मूले को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को आसानी से समझ सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप गॉस के प्रमेय को डेरिवेशन करना समझना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। सारे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अब बचता आपका डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन कैसे सॉल्व करें, तो उन सभी को अच्छी स्थिति जो सब कुछ है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। बहुत सारे बच्चों ने देखा, आप भी जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा टॉपिक आपका इसमें क्लियर हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको डाउनलोड जाकर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला अगर आपको टॉपिक चाहिए, अगले लेसन का भी चाहिए, तो आप लोग लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।